पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने कितने लॉ दिए थे बताओ? 3। कौन कौन से? देखो, सबसे पहला लॉ जो है वो रिलेट करता है मोशन के साथ, दूसरा लॉ ऑफ फोर्स के साथ, और तीसरा लॉ ऑफ रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे सिर्फ फर्स्ट लॉ पे फोकस रखेंगे और उसी के इर्द गिर्द हमारी कहानी चलेगी। और फर्स्ट लॉ में जाने से पहले जो हमारा मेन कंटेंट है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। यानी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से पहले भी हमें जो लॉ पढ़ना है वो कौन सा लॉ पढ़ना है? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्लास 9th और 10th में 2 ही लॉ में डिवाइडेड रहता है, बट क्लास 11th में तीसरा और आ जाता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अभी 2 ही है। कौन कौन से? इनर्शिया ऑफ मोशन या इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सिर्फ 2 ही। अब जैसा हम सभी जानते हैं कि एक बॉडी रेस्ट पे है तो कैसा रहना पसंद करती है? रेस्ट से रहना पसंद करती है। और अगर बॉडी मोशन में है तो कैसा रहना पसंद करती है? मोशन में रहना पसंद करती है। तो वही सेम चीज हमें यहाँ भी पढ़नी है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना पसंद करती है। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। यानी इट डज नॉट वांट टू बी अनचेंज। वो कहता है भाई जैसा मैं हूं मुझे वैसा छोड़ दो। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ देयर मास। किस लिए होता है? क्योंकि उसके मास की वजह से। अब उसका रीजन जानेंगे कि ऑब्जर्वेशन कैसे आया हमारे को। भाई सीधी बात है, एक छोटा सा कुछ भी इमेजिन कर लो, छोटी सी गाड़ी इमेजिन कर लो, आप आराम से उसे मूव करा देते हो, पैर से हाथ से धक्का मारा मूव हो गई। बट वही चीज अगर एक बड़ी गाड़ी की बुलडोजर सोच लो तो लगेगा उसके पीछे धक्का लेके, वो कतई नहीं हिलने वाला। क्यों नहीं हिलने वाला? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। अभी मत कहना हैंड ब्रेक खींच रखा था सर, ठीक है, इमेजिन करो नहीं हैंड ब्रेक खींचा तो क्यों नहीं मूव करा? क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। तो मास कैसे रोल प्ले करता है अब हम वो जानते हैं। तो मैंने आपसे भी क्वेश्चन पूछा था कि इफ यू अप्लाई अ फोर्स टू एनी मॉसली बॉडी तो क्या होता है? इट गिव्स एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? अब देखो, फोर्स का फॉर्मूला क्या था? m into a होता है। तो अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं किसी मॉसली बॉडी पे तो इट गिव्स यू व्हाट? एन एक्सेलरेशन। अब इमेजिन करो आप फोर्स कितनी लगा रहे हो? इमेजिन करो आप 10,000 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, व्हिच इज वेरी ह्यूज फोर्स। तो फोर्स कितनी लगाई आपने? 10,000 न्यूटन फोर्स आपने लगा दी। बट कितने पे? इमेजिन करो 1,00,000 किलो पे या 10,000 किलो पे। तो भाई एक्सेलरेशन तो उतना ही कम हो गया। एक्सेलरेशन उतना ही कम हो जाएगा। भाई फोर्स से आप मास को डिवाइड कर रहे हो ना। अगर मास 1 किलो का है, आपने इतनी फोर्स लगाई और मास कितना है? 1 किलो। मास कितना है? 1 kg। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? फोर्स डिवाइडेड बाय मास, यानी 10,000 डिवाइडेड बाय 1 kg तो कितना आ जाएगा? 10,000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है, यानी इतनी वेलोसिटी 1 सेकंड में बढ़ाएगा। 10,000 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हर सेकंड बढ़ाता जाएगा। बहुत बड़ी है भाई। तो आपको चेंज दिखेगा। ये तो वही बात हो गई, थॉर ने अपना थोड़ा घुमा के मार दिया, बंदा तो घूमता घूमता जाना है, तो वो वाली बात हो रही है। बट इमेजिन करते हैं यही फोर्स विच इज वेरी ह्यूज, जो हम सोच रहे हैं बहुत ह्यूज है क्योंकि मास 1 kg है, बट यही फोर्स अगर आपने एक पहाड़ पे लगाई तो क्या होगा? एक्सेलरेशन कम नहीं हो जाएगा? इमेजिन करो पहाड़ का वेट मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, पहाड़ का वेट है आपका 1 लाख, ठीक है। तो फोर्स डिवाइड बाय मास इज गिव यू एक्सीलरेशन। तो फोर्स को कितना? फोर्स कितना? 10,000 और इसे कितना डिवाइड कर रहे हो? 1 लाख। तो भाई कितना है? 1/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो मैं कहूँ ये भी ज्यादा है, तो अगर हम 10 लाख किलो का वजन के पहाड़ से डिवाइड कर ले तो 0.01 यानी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.01 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत कम यार, बहुत ही ज्यादा कम। और अगर यही मास बढ़ाते चला जाऊं तो एक्सेलरेशन और कम होता चला जाएगा। तो अब इमेजिन करना है इस चीज को, जब आप एक बहुत बड़ी बॉडी को धक्का लगाते हो ना तो आप एक्सेलरेशन तो देते हो, आप देते हो एक्सेलरेशन, बट वो एक्सेलरेशन कितना कम होता होगा? बहुत कम, बहुत ज्यादा कम, जिसकी वजह से वेलोसिटी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो अब इमेजिन करो एक चीज, अरे भैया से पता चल लो, ठीक है। अब इमेजिन करो एक चीज कि आप फोर्स दे रहे हो एक ट्रक को जिसका वेट बहुत ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन मिल रहा होगा, बट एक्सेलरेशन कैसा हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। बट हाँ, अगर कंटिन्यू आप उसमें धक्का लगाते रहोगे तो क्या होगा? वो बॉडी मूव करेगी, बट बहुत स्लोली मूव कर रही होगी, जो आपको दिखेगी भी नहीं।
तो हम उतने इतने स्लो मोशन को क्या मानते हैं? मूव ही नहीं कर रहा। समझ में आ रही है बात है? इसलिए जब एक आप ह्यूज बॉडी को फोर्स लगाते हो तो उसका इनर्शिया क्या बोलता है? मैं तो हिलूंगा ही नहीं। क्यों? उसका मास इतना ज्यादा है, तो अगर आप फोर्स लगाओगे तो उस एक्सीलरेशन को मिलेगा ही नहीं। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो उसे वो एक्सीलरेशन जब मिलेगा ही नहीं तो वो मूव करेगी। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट रिमेन एट रेस्ट। ठीक है? इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट रिमेन इन मोशन। बट न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ आपका कहता है इफ इट बॉडी इज इन मोशन रिमेन इन मोशन, इफ अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट until and unless। लॉ ऑफ इनर्शिया में कोई फोर्स का इंट्रोडक्शन है। until and unless a force or external force is applied on a body। जब तक एक बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट पे रहना पसंद करती है, मोशन में है, मोशन में रहना पसंद करती है, जब तक उस पे बाहरी फोर्स ना लगाया हो, बल, बाहरी बल ना लगाया हो, जब तक वो नहीं रही। और सीधी बात है, एक बॉक्स है भाई, आत्मा थोड़ी खेलने जो बॉक्स अपने आप जगह से हिलने लग जाएगा। बॉक्स है, रखा है, वहीं रखा रहेगा। कब तक? जब तक आप उसे उठा के बैग में न डालो भाई। किसी के मन में लालच आ गया, ओ बढ़िया बॉक्स है, जब तक उठाओगे नहीं तो उठेगा ही नहीं। अंतर्यामी थोड़ी हो, ताकत लगाओ, उठेना चाहिए, नहीं उठेगा भाई। Until unless you don't apply a force, you can't move a thing। अब वो बात अलग है, वो चार्ज है वो वाला हो, सब पॉजिटिव चार्ज में उसे दे दूं, नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट करूं तो हिल जाएगा ना। भाई इतना क्यों डीपली जा रहे हो? अभी फिलहाल हम फोर्स की बात कर रहे हैं, नॉर्मल टच वाला फोर्स। ठीक है? अभी कांटेक्ट फोर्स की बात हो रही है। ठीक है? नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात नहीं हो रही। तो अभी अगर हम किसी को मूव कराना होता है तो हमें क्या लगाना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है। उससे क्या बॉल मिलता है बॉडी को? समझ में आया सभी को? समझ में? ओके, फटाफट कॉपी निकालो, पॉइंट लिखिए, जल्दी से पॉइंट लिखिए फटाफट। फोर्स क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन लिखो फोर्स, जल्दी से। लॉ ऑफ इनर्शिया लिखिए। लॉ ऑफ इनर्शिया तो लिख लेना। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, बॉडी इज इन मोशन रिमेन इन मोशन। फटाफट से लिखो फोर्स। A force is an agency that agency agency that changes the shape or state of motion of a body, motion of a body, or tries to change it, ओके। ठीक है? ये फोर्स की डेफिनेशन हो गई। अब इसके नीचे ध्यान से सुनना, अब क्या मैं बताने वाला हूं। फोर्स जब आप लगाते हो तो तीन चीजें मेजरली चेंज आपको देखने को मिलता है। पहला चेंज क्या देखने को मिलता है आपको? कि बॉडी का शेप चेंज हुआ होगा। ठीक है? दूसरा चेंज आपको क्या देखने को मिलता है? स्टेट। और तीसरा क्या देखने को मिलता है बताओ? स्टेट में तो स्टेट में वो नहीं आ गया, रेस्ट और मोशन दोनों नहीं आ गए। ठीक है? चेंज इन स्पीड, ठीक है, या वेलोसिटी भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले शेप की बात करते हैं। तो शेप किस में चेंज होता होगा? जब बॉडी नॉन रिजिड हो। नॉन रिजिड बोले तो मुलायम, सॉफ्ट। भाई सीधी बात है, तुम्हारी शर्ट को पकड़ के ऐसे कर सकता हूँ ना, कुचड़ तुम्हारे बालों के साथ कर सकता हूँ, कपड़ों के साथ हो सकता है, रुई के साथ हो सकता है, गद्दे के साथ हो सकता है, दीवार के साथ करके दिखाओ, हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई बताओ? रिजिड। तो नॉन रिजिड बॉडी के साथ क्या होता है? व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स यू कैन चेंज इट्स शेप एंड साइज। बॉल होती है वो बचपन में जो दबाने वाली बॉल होती है, स्पंजी बॉल, दबा दबा के क्या करते रहते हैं, उसका शेप की ऐसे करते ऐसे मान लेते हैं, है ना? क्या होता है? व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स यू चेंज इट्स शेप। दूसरा स्टेट, बॉडी रुकी हुई थी, अभी हमने पढ़ा व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स इट गिव्स यू एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या करता है?
चेंज इन वेलोसिटी, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ा आएगा। अब एक्सेलरेशन इज ऑफ टू टाइप, पिछले चैप्टर में हम पढ़ के हैं। कौन कौन सा? पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव को क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन क्या करता है? वेलोसिटी बढ़ाता है, घटाता है। बॉडी मेरी तरफ आ रही थी, मैंने फोर्स लगाई, रुकी। क्यों? मैंने फोर्स लगाया, एक्सेलरेशन हुआ, मास की बॉडी थी, तो क्या एक्सेलरेशन क्या करेगा? उसकी वेलोसिटी को धीरे 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 कम कर देगा और अल्टीमेटली क्या कर देगा? तो दो तरीके के मोशन हम देखने को देते हैं अगर हम फोर्स लगाते हैं। भाई तुम्हारा छोटा भाई है, साइकिल नहीं आती चलाने, धक्का देते हो, क्या कर रहे हो? चलवाते हो, और तब तुम चलाते हो और 2-3 चक्कर मार लेते हो, वो क्या करता है? पीछे चले जाता है, रोक दे मेरी चांस है, वो रोकने की कोशिश करता है। समझ में आ रही है? ठीक है, स्टूल ले। ठीक। सो तीसरा क्या है? चेंज ऑफ स्पीड। मतलब हम मोशन में ही हैं, हम मोशन को स्टॉप नहीं कर रहे हैं। मतलब बॉडी कैसे है? मोशन में ही है, बट क्या हो रहा है? स्पीड चेंज। अब देखो, अगर एक्सेलरेशन उसके फेवर में है तो क्या होगा? इंक्रीज बढ़ेगी, और अगर उसके अपोजिट में है तो क्या होगा? तो ये तीन चीजें समझ में आई या नहीं है? कि पहली चीज, जब व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स तो क्या होता है? इट चेंज इट्स शेप इफ द बॉडी इज नॉन रिजिड, फोर्स ना हो। ठीक है, लिखो फटाफट। When you apply a force on a non-rigid body, non-rigid body तो दिखाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पता है non-rigid क्या होता है? non-rigid होता है जो सॉफ्ट हो, तुम चाहो तो लिख सकते हो सॉफ्ट बॉडीज। ठीक है, when you apply a force on non-rigid body, आंसर क्या होगा इसका? मैंने क्वेश्चन लिखवाया, when you apply a force on non-rigid body, क्या होगा इसका आंसर? हाँ, तो लिखो फटाफट, लिखो आंसर, लिखो, खुद लिखो यार। It shape change, yeah, it changes the shape and size of a body. ठीक है, लिख लिया? Yes, sir. Next question. What happens if you apply a force on लिखना आंसर। ये क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट, what happens when you apply a force on a rigid body? rigid body बोले तो force, solid body, तो वो लिख लेना। ठीक है, किसी को बाद में अगर कल पढ़ो यार ये rigid body पढ़ा सा तो लग रहा है, सुना सुना तो कुछ फ्लाइंग चीजें आएंगी तुम्हारे पास, याद दिला रहे तुम्हें। ठीक है, समझदार को इशारा कर। ठीक है, सो आंसर में लिखिए, when we apply a force on a rigid body, it change its state, and it change its speed of velocity जो whatsoever। ठीक है, लिख लिया? याद था? क्या बोल रहे? लिख लिया? हेलो, हुआ या नहीं हुआ? ओके, अब मैंने तो बता दिया चेंज ऑफ स्टेट में क्या होता है। क्या होता है चेंज ऑफ स्टेट में? भाई उसकी स्टेट चेंज होती है, या तो वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगा या मोशन से रेस्ट में जाएगा। चेंज इन स्पीड में उसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी। अभी मोशन में बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन जो जब किसी स्टेशन पे रुकना नहीं होता तो वहाँ स्पीड स्लो डाउन करती है। प्लेटफॉर्म पे वो नहीं उड़ाने की बोलते, स्लो डाउन करती है। ठीक है, वो बात अलग है। राजधानी बादधानी अलग तरह उनका अलग ही प्लेटफॉर्म होता है, बाकी होगा वो स्लो डाउन करने को बोलते हैं। ठीक है, तो चेंज इन स्पीड में क्या है, यानी तीन तरीके के मोशन होते हैं। ठीक है, अब आते हैं फोर्सेस। लिखो, फोर्सेस आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरी। फोर्सेस आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरी। फोर्सेस आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरी। कौन कौन सी? Exactly, contact force and non-contact force. First, contact force और non-contact force. ठीक है? Yes, sir. So, सबसे पहले तो हम इसी पे बकवास करेंगे कि भाई कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है। क्या होती है बताओ कॉन्टैक्ट फोर्स? हैं भाई, कॉन्टैक्ट क्या होता है? छूना। दिस इज मींस कॉन्टैक्ट। और नॉन कॉन्टैक्ट जिसको हम छूते नहीं हैं, बिना छुए। अब जो फिजिक्स पढ़ते हैं, खास तौर पर लड़के तो इन्होंने तो ऑब्जर्व करा ही होगा, चुम्बक से कभी चिपकाया होगा। ये लड़कों का काम ही कुछ नहीं होता, यही होता है हमारा, तोड़ना फिर जोड़ना, बट जुड़ती नहीं है चीज, फिर माँ बाप का हमें तोड़ना, है ना, यही होता है। सारे लड़के एग्री करेंगे इस बात पे। सो क्या है,
जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मैं बड़ा ही आकर्षित हुआ, मैंने कहा ये बदतमीजी कैसे हुई। जब आप मैग्नेट को लेते हैं और एक आयरन है उसके आसपास रखते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं वो चिपक जाती है उसमें अपने आप आगे, बड़ा मजा आता है देखने में। ओ भाई ये क्या जादू हुआ, ठीक, क्योंकि कुछ चीज किसी और के साथ करके देखो तो ऐसा तो नहीं होता, लकड़ी ऐसे बगल में घुमा रहे हो तो वो आके चिपक गई हो, हैं? हाँ एक बात होता है बस किचन में खाना बन रहा हो तो हम जाके किचन में चिपक जाते हैं, बस ये चीज होती है। बट अभी अपार्ट फ्रॉम इसको अलग रखें तो कांटेक्ट फोर्स में क्या होता है, व्हेन यू हैव टू मेक अ फिजिकल कांटेक्ट विद द बॉडी टू मूव, या कुछ भी जो करना है इन तीनों में से आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डू अ फिजिकल कांटेक्ट, मुझे उस चीज को छूना पड़ेगा। अनटिल अनलेस अगर उसको छूंगा नहीं तो मैं उसको मूव या मोशन में या रेस्ट पे नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। समझ में आया? Yes, समझ में आया? फटाफट लिखो कांटेक्ट फोर्स, हेडिंग डालो। Contact force are those forces in which you have to make a physical contact. Contact forces are those forces in which you have to make a physical contact. आपको क्या बनाना पड़ेगा, फिजिकल कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है? ओके, इसमें सबसे पहले लिखिए आपका टेंशन फोर्स, सबसे पहले लिखिए टेंशन फोर्स। ओके, टेंशन फोर्स क्या होता है, कोई मुझे समझाएगा? बताओ क्या होता होगा टेंशन फोर्स, सोचो। अरे भाई नाम बता रहा है, टेंशन देना सनाम जैसा बता रहा है, वही है टेंशन। हाँ तुम कुछ बोल रहे हो, बोलो आरुष। Sir, when we stick a body to a thread and the stress which is applied on the thread is called tension. ओके देखो, अब मैं तुम्हें बड़ा मजेदार इसका जवाब देता हूँ। टेंशन की हिंदी क्या होती है वो बताओ। परेशानी नहीं, वो तो मुश्किल होती है, प्रॉब्लम होती है, दिक्कत नहीं। एक्चुअल हिंदी क्या होती है इसकी, टेंशन की? दिमाग फट जाना, कठिनाई मुश्किलें होती हैं भाई, प्रॉब्लम्स। तुम्हारी हिंदी कतई बेकार है। मेरा तो दिमाग खराब तनाव, हिंदी होती है टेंशन का तनाव। अब जो मजदूर लोग यूज करते हैं तुमसे ज्यादा बेहतर हिंदी यूज करते हैं। अरे तानना, तान, खींच खींच खींच, सुना है कभी कभी मजदूरों को बोलते हैं भाई तानने से, खींच से, नहीं सुनते? कभी मैं कहता हूँ तुम्हारे घर के आसपास काम नहीं चल रहा होगा, अगर चल रहा होगा तो सुनोगे। जब पानी बोरिंग वाला जब काम चलता है तो उसमें वो एक रस्सी डालते हैं ऐसे स्टील की और नीचे से मिट्टी निकालते हैं, तो वो कहते हैं तान के रखियो, तान के रखियो। अगर मतलब तान मतलब टाइट रखियो, अगर टाइट नहीं रखी तो क्या होगा, वो लूज रहेगा और नीचे चला जाएगा दोबारा। तो तान के मतलब वो होता है। पतंग कभी उड़ाई है आज तक? पतंग में नहीं कभी वर्ड यूज करा ये, तान के रख, नीचे मत रखियो है। तो ये ढील देना, तान के रखना, खींच के मारना, तो ये वर्ड होते हैं। तो यही तनाव, जब कोई भी धागे को, कोई भी स्ट्रिंग, वो आपका सुई धागा हो सकता है या एक आयरन की बनी हुई स्ट्रिंग होती है जो क्रेन में यूज होती है, जब आप इसको खींचते हो तो उस पे एक अजीब सा एक तनाव महसूस होता है, ठीक? आप नॉर्मली आप बैठे रहते हो तो आपका माथा कितना मस्त रहता है, प्लेन चिकना सा। जब कभी टेंशन होती है तो ऐसा रहता है, रेखाएं सी बनने लग जाती है, तो क्या होता है, तनाव में हो क्या? सुना है? तो यही सेम चीज क्या है, जब आप किसी धागे को नॉर्मली लटकाओ तो कोई टेंशन नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? वो धागा इधर मस्त मस्त लहर मार रहा होता है। बट तनाव कब आता है? जब उसी धागे पे आप नीचे क्या लगा देते हो, वेट, आप फोर्स को लगा देते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तनाव अपने आप आ जाता है। तो क्यों आता है? जब तक धागा नॉर्मली ऐसे था तो यार मस्त लटक रहा था, बट जैसे वेट इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि न्यूटन का हमने लॉ पढ़ा है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। फॉर एवरी एक्शन, तीसरा लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उसने बोला भाई तुमने वेट डाला, हाँ, किसका वेट, बॉडी का, तो उसने कहा धागे पे भी तो लगाऊंगा मैं, तो वो टेंशन। अब ध्यान से सुनना इस बात को, ये टेंशन किस पे डिपेंड करती है, वेट पे डिपेंड करती है। ये T इक्वल टू वेट, एक्चुअली पहले क्या था, टेंशन किसके इक्वल था, वेट के इक्वल, और वेट की वैल्यू क्या है, mg।
टेंशन किसके इक्वल हो गया? mg के इक्वल, यानी मास इनटू ग्रेविटी कर दो, आपको टेंशन पता चल जाएगा धागे पे कितनी है। क्या टेंशन एक लिमिटेड फोर्स है? व्हाट क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या पूछा? क्या टेंशन लिमिटेड फोर्स है, यानी इसकी कोई लिमिट है? यस सर। कैसे बोल सकते हैं? सर क्योंकि अगर ज्यादा टेंशन होगी तो वो टूट जाएगा। एग्जैक्टली। इमेजिन करते हैं हमने एक धागा टांगा, सुई धागा, ठीक है, उसमें हमने एक चौक डाला, तनाव आ जाएगा धागे में। अब उस चौक की जगह पे हमने कील टांग दी, तनाव रहेगा पर थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि चौक से भारी है। अब उससे ज्यादा हमने गोथर टांग दिया, बड़ी मुश्किल से वो टकरा है, ठीक है। उसका हमने उस धागे पे कट कर दो, उस धागे पे हमने आशीष को टांग दिया, तो क्या होगा? बड़ी जल्दी हंसी है, धागा ही नहीं बचेगा, टूट जाएगा। क्यों? ये वाली इक्वेशन फुलफिल नहीं हो पाएगी भाई। वेट ज्यादा है तो धागा कहेगा हमसे ना हो पाएगा। बट इमेजिन वही उसकी जगह पर हमने क्रेन वाली जगह ले ली, अब उस पर चौक डाल रहे हैं, चौक उसके लिए कुछ है? उसका खुद का वजन इतना होगा कि वो टेंशन बनाएगा। भाई जो क्रेन में होता है वो स्टील का, एल्यूमिनियम इतना हाईली टेंजेंशियल होता है, इतना हाईली हार्ड होता है कि वो धागा मैंने तुम्हारे फेंक के मार दिया ना, तुम्हें वो एक भरा हुआ बक्से का बराबर वजन के जैसा महसूस होगा। वो भारी होता है। अच्छा कभी देखा क्रेन का वो आगे वाला तार कितना मोटा सा जाते हैं बिजली वाले वायर, वो वैसा ही होता है ऑलमोस्ट। तो इमेजिन करो वो कितना भारी होगा। जब वो खुद भारी है तो अगर वेट ना डालो तब भी वो तना हुआ लटका रहेगा। तो वेट होता है इसलिए क्या होती है? टेंशन डेवलप होती है। अगर वेट ना हो तो टेंशन भी डेवलप नहीं होता। बट ये कैसा फोर्स होता है? लिमिटिंग। इसका है वायर का अपना लिमिट होगा। अब मैं कह रहा हूँ वो इतना स्ट्रॉन्ग है बट उसका भी एक लिमिट है, उस वायर की भी लिमिट है, उसका भी एक वेट की लिमिट है कि आप इतना डाल सकते हो। कभी कभार देखा तारों पे बंदर लटक रहे होता है, कभी कभार तार टूट जाता है उनके वजन के कारण। क्यों भैया? वो तो बड़े स्ट्रॉन्ग है, आप बड़ी तारीफ कर रहे थे, बड़े ही ताकतवर होते हैं। नहीं, उनकी भी एक लिमिट होगी। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? तो टेंशन इज अ फोर्स। टेंशन क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स में हमारा सबसे पहला फोर्स है जो कि किस पे डिपेंड करता है? वेट पे डिपेंड करता है और इट्स अ लिमिटिंग फोर्स। ठीक है, हेडिंग डालिए टेंशन फोर्स। फटाफट हेड डालो टेंशन फोर्स। डाल दिया ना? लिखिए टेंशन फोर्स डेवलप ऑन द स्ट्रिंग। टेंशन फोर्स डेवलप ऑन द स्ट्रिंग when you apply the weight on another end of the string. When you apply the weight on another end of string. Clear? Yes sir. Okay. Tension always act upward. क्लास 10 में मशीन चैप्टर में टेंशन को लेके एक क्वेश्चन आएगा कि वहां पे टेंशन डाउनवर्ड भी एक्ट कराते हैं। ध्यान से सुनो, टेंशन डाउनवर्ड भी एक्ट करता है। अभी टेंशन एक्ट अपवर्ड क्यों बोल रहा हूँ उसका रीजन जानो। वेट किधर की तरफ एक्ट कर रहा है? नीचे। टेंशन क्यों आया? वेट की वजह से। दैट मींस इट्स अ रिएक्शनल फोर्स। टेंशन इज अ रिएक्शनल फोर्स। क्या बोला था न्यूटन ने थर्ड लॉ में? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट। पक्का ना? अपोजिट ही था ना? अपोजिट वर्ड का मतलब क्या होता है? उल्टा। भाई बोल रहा है वो उल्टा, तो उल्टा करो ना। वेट नीचे है तो टेंशन कहाँ होगा? खत्म। अगर वेट गलती से हम वेट ऊपर कर दें तो अब इमेजिन करो ऐसे कैसे बदतमीजी कर रहे हो सर हमारे साथ। ये दीवार है नीचे की तरफ, मैंने रस्सी बांधी, ये छुपा हुआ कमरा था, होते हैं ना पुराने तहखाने बेसमेंट्स छुपे हुए, उसमें पड़ा हुआ है फट्टा। अब इसमें रस्सी बंधी हुई है। अब रस्सी मैंने ऐसे खींचा, फोर्स का लगा रहा हूँ, टेंशन ऊपर बना दूं? नो सर। ना टेंशन तो ऊपर ही होती है, अभी लिखवाई मैंने सर। लेकिन उसके ऑपोजिट होती है ना, तो वहां मतलब नहीं गलत। आपने टेंशन ऊपर हो तो भाई ऊपर रख लो, क्या दिक्कत होगी? ऊपर भी रख सकती है, वो डिपेंड करता है फोर्स कहाँ लगाई। तो टेंशन अब नीचे हो जाएगा।
समझ में आई बात है नहीं? तो इट्स, अब यहाँ पे आपने लिखा टेंशन ऑलवेज एक्ट आउटवर्ड, उसी के आगे ब्रैकेट में लिख लो फुल स्टॉप लगा के, टेंशन इज द रिएक्शनल फोर्स। टेंशन इज द रिएक्शनल फोर्स। किसकी रिएक्शनल फोर्स है वो? वेट की। किसकी रिएक्शनल फोर्स है वो? वेट की। समझ में आया या नहीं आया? कोई डाउट है इसमें? पक्का? टेंशन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। टेंशन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। डायग्राम बनाओ फटाफट और ये दोनों पॉइंट लिखो जल्दी 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 जल्दी। नेक्स्ट लिखिए फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ बनाओ फटाफट बनाओ। नेक्स्ट लिख लो फ्रिक्शनल फोर्स। लिख लिया? Yes sir. ओके, फ्रिक्शनल फोर्स अब क्या होता है? ध्यान से सुनना, ये वर्ड बहुत सुनने को मिलता है बट एक्चुअली में कोई बताता नहीं है। हम इसमें थोड़ा सा ना लेवल को अपना उठाएंगे, ठीक है? मैं आपको लिमिटेड रखूँ, क्लास 11 तक का पूरा बता दूंगा फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होता है? समझ में आया? यहाँ जब आप फोर्स इधर की तरफ लगाते हो तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या एक्ट करता है? क्या हुआ? ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या एक्ट करता है? फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। तो फोर्स अगर इधर है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, इसका मतलब ये रिएक्शनल फोर्स है। इतना तो कंफर्म हो गया। तो टेंशन की जगह रिएक्शन फोर्स है। अब इसका एक ध्यान से कर्व चुनना, कर्व बना रहा हूं, ठीक है? ये कर्व होता है और कुछ ऐसा होता है, समझ में आ रहा है? ये कर्व कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे होता है फ्रिक्शनल फोर्स और यहाँ होता है फोर्स। अब एक्स एक्सिस पे हमेशा कौन सी एक्सिस बनती है? इंडिपेंडेंट। और वाई पे डिपेंडेंट। अब तो कहोगे फोर्स इंडिपेंडेंट हो गया। भाई मैंने क्या बोला? इट्स अ रिएक्शनल फोर्स। ये बोला वर्ड मैंने। रिएक्शन फोर्स कब एक्ट करता है? जब फोर्स एक्ट करता है। बिना फोर्स के रिएक्शन फोर्स होगा? टेंशन क्या था? वेट डाला तो टेंशन आया ना। तो कौन इंडिपेंडेंट है? वेट। कभी आप चौक टांग रहे हो, कभी आप कील टांग रहे हो, अलग अलग वेट है उन सबकी। तो वैसे ही फोर्स आप किसी बॉडी पे लगा रहे हो तो वो तो आप पे डिपेंड करता है ना। इमेजिन करते हैं भाई हर चीज से फोर्स लगाते हैं, एक जगह पे बनते हैं, हर भाई से फोर्स लगवाते हैं। भाई आप फोर्स किससे लगवाते हो? इमेजिन करो तुम फोर्स लगा रही हो, वहीं पे आदमी फोर्स लगा रहा है, वहीं पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, वहीं पे हर्षित फोर्स लगा रहा है। हम तीनों एक ही फोर्स लगा सकते हैं? हम सब अलग अलग फोर्स लगाएंगे, ठीक? कुरैशी भाई को दे दे तो भाई तो कहते हैं बोले एंड के पाने तक फर्स्ट सबसे पहले आप सबसे। क्यों? सबकी अलग अलग टेंडेंसी है फोर्स की। तो भाई जो जितनी फोर्स लगाएगा उसी हिसाब से फ्रिक्शन अप्लाई करेगा। अब फोर्स हम सबकी रुकी हुई है क्या? कि नहीं बेटा पहले 1 न्यूटन लगानी है, फिर 2 न्यूटन लगानी है, क्या मीटर लगा के लगाए फोर्स? तो हमारा फोर्स तो हमारे ऊपर है ना, हम कितना भी लगाएं तो फोर्स इज इंडिपेंडेंट। हमारे फोर्स की वजह से जमीन फ्रिक्शन लगा रही है। जब तक आप चल नहीं रहे ना तो नो फ्रिक्शन। व्हेन यू मूव, व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स, देन फ्रिक्शन राइजेस। धागा टांग दो ना तो टेंशन नहीं बनता, वेट टांगो तो टेंशन आता है। समझ में आ रही है? तो वैसे ही व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स, देन फ्रिक्शन फोर्स इज एक्ट। दैट्स व्हाई फोर्स इज इंडिपेंडेंट और फ्रिक्शनल फोर्स इज डिपेंडेंट। अब ये कर्व क्या बता रहा है और ऐसे ये कुमड़ा सा क्यों है? जब आप फोर्स लगाते हो तो फ्रिक्शन लगता है। अब ध्यान से सुनना, फ्रिक्शनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू एस आर। फ्रिक्शनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो म्यू एस आर होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू आर। अब आर क्या है? इज अ रिएक्शन फोर्स जो कि नॉर्मल फोर्स को दिखाता है। अब नॉर्मल फोर्स क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। नॉर्मल फोर्स अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं। कोई भी बॉडी कहीं भी रखी रहती है तो वहां पे जैसे मान लो ये टेबल पे रखी है तो टेबल पे उसका वेट एक्ट करेगा नीचे और इसके ऊपर क्या एक्ट करेगा? नॉर्मल फोर्स। इसे क्या मतलब फोर्स कहते हैं? नॉर्मल फोर्स। ये हर एक जगह होता है। और अगेन इट्स अ लिमिटिंग फोर्स। स्टूल पे तुम बैठे हो,
मस्त बैठे हो, तुम्हारा वेट जितना है स्टूल भी तुम पे उतना ही फोर्स लगा है, वरना अगर बराबर नहीं लगा रहा तो तुम फाड़ते हुए नीचे जा रहे थे, कहीं हो सकता है फ्लोर को भी फाड़ते हुए नीचे चले जाते। बट ये सारे क्या कर रहे हैं तो बराबर फोर्स लगा रहे हैं। बट इसी स्टूल पे हाथी को बैठा दूं तो क्या होगा, क्यों टूट जाएगा, क्योंकि उसका वेट ज्यादा है, वो उसको नहीं संभाल सकता। तो नॉर्मल वेट और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बराबर होता है। अब यहाँ पे जो आर है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ही है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ एस क्या किसके बराबर हो जाएगा, म्यू एस एम जी, इसके इक्वल हो जाएगा, यानी वेट के इक्वल है। तो भाई जितना बड़ा ज्यादा वेट होगा उतना फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन की एक वैल्यू है। बट इसके बगल में ये दिख रहा है म्यू एस, इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब होता क्या है, इस ग्राफ को समझने की कोशिश करो, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, इसका मतलब आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाई, फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन हो गया, और वो दोनों एक दूसरे क्या करा, काट दिया। ये तो बढ़ाओ, ये भी दो, उन्होंने का बराबर बराबर खेलेंगे भाई, 3 मैं ना बढ़ने दूं, 4। इसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस पॉइंट पे जब वो अटेन कर जाता है तो इस पॉइंट को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस पॉइंट के बाद यानी इस पॉइंट को एक दूसरा नाम बोलते हैं टेंड्स टू मूव। क्या बोलते हैं, टेंड्स टू मूव। क्या वर्ड का मतलब क्या है, अभी बस मूव होने ही वाला है, थोड़ी सी फोर्स और लगा मूव होने वाला। गाड़ी को धक्का जब आप देते हो, कितनी दम लगता है कि गाड़ी को, जब अगर चाहे हैंड ब्रेक ना लगाओ, धक्का देके उस चलाने में, बट जब गाड़ी चल जाती है तब कितनी ताकत लगती है उसे मूव कराने में। क्यों ताकत ज्यादा लगती है पहले मूव कराने में, क्योंकि फ्रिक्शन को आपको ओवरकम करना है। जब आप एक बार फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेते हो तब फ्रिक्शन कौन अपने आप को चेंज कर लेता है और थोड़ा सा उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम। ये वही कर्व को दिखाता है कि आप जब फोर्स बढ़ाते हो फ्रिक्शन भी बढ़ता है और दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल। तो इमेजिन करो आप एक कार को पीछे धक्का दे रहे हो, आपने शुरू करा धक्का देना, आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाई, समझ में आ रहा है, उसने भी 1 न्यूटन लगाई, आपने 2 करा, उसने भी 2 करा, आपने 3 करा, उसने भी 3 करा, आपने 4 करा, उसने भी 4 करा, आपने 5 कर दिया, वो 4 पे रह गया। जो 4-4 वाली कंडीशन थी वो थी टेंड्स टू मूव। अब आप जो 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो तो 4 न्यूटन उसमें से किसमें चला गया, फ्रिक्शन को डील करने में, और 1 न्यूटन फोर्स ने अपना काम करना शुरू करा, बॉडी को मूव कराना शुरू करा, एक्सेलरेट करना शुरू करा। और जैसे ही ये कर्व हल्का सा ये मुड़ा हुआ था, इसका मतलब क्या था, जैसे ही आप थोड़ी सी फोर्स बढ़ाते हो तो क्या होता है, बॉडी मूव करती है और उसका थोड़ा ग्राफ नीचे हो जाता है, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। इस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों, क्योंकि बॉडी स्टैटिक था। और इसको बोलते हैं डायनामिक फ्रिक्शन, क्यों, बॉडी मूव कर रहा है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, इसमें कोई डाउट है, पक्का, ओके। तो फ्रिक्शन में लिखो द फोर्स व्हिच अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी। फ्रिक्शनल फोर्स इज द फोर्स व्हिच अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी। ये तो सबको पता है, अपोज कर रहा है। अपोज क्यों कर रहा है भाई, रोकना चाह रहा है ना, अपोजिट में लग रहा है, ओके। लिखिए अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, लिख लिया, फुल स्टॉप। इट्स अ रिएक्शनल फोर्स, क्योंकि ये भी रिएक्शन से ही लग रहा है, समझ में आ रहा है। इट्स अ रिएक्शनल फोर्स, क्योंकि अगर वो फोर्स आगे लगता तो ये भाई साहब पीछे ना लगते। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगेन इट्स अ रिएक्शनल फोर्स। तो ये ग्राफ बनाओ फटाफट, ये लहर बता देना सारी, ये समझ में तो आ गया ना, लहरें क्या है, कि जैसे जब तक ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन क्या दिखा रहा है कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ रही है वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ रहा है। और ये हल्का सा कर्व क्या दिखा रहा है कि ये कंडीशन कौन सी है, टेंड्स टू मूव। ये वो कंडीशन है जो जहां पे बॉडी क्या हो जाएगी, मूव करना चालू कर देगी। तो ये कंडीशन कौन सी कहलाती है, टेंड्स टू मूव, कि भाई अब तुम लगा थोड़ी सी ज्यादा फोर्स और बॉडी क्या करेगी, मूव। ठीक है, फटाफट करो कॉपी से। अच्छा, ये सारी फोर्सेज हैं तो इनकी ऐसा यूनिट क्या होगी, न्यूटन। ये मैं बार बार लिखवा नहीं रहा हूं बिकॉज इट्स ऑल आर द फोर्सेज, तो उनके ऐसा यूनिट न्यूटन ही होगा। हो गया, ओके। हेडिंग डाल देना नॉर्मल रिएक्शन।
नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तुम्हारी बुक में नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है, लिखिए। When you place a body on a surface, normal reaction force. When you place a body on the surface, clear? Yes, sir. Body applied its weight on a surface. A body applied its weight on the surface. लिखा? Body applies. Its weight on the surface. लिखा? Yes, sir. Comma. And in reaction, body or surface apply the same force on the body. Same force on the body. On the body. ठीक है? Yes, sir. फुल स्टॉप लगा लो। दिस फोर्स इज कॉल्ड रिएक्शनल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके, अब इसके डायग्राम में सब बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब इसके डायग्राम को ध्यान से समझना भाई, जल्दी जल्दी फटाफट करो। देखो अब ये देखिए क्या लग रहा है कि वेट कहां से लग रहा है, सेंटर से, और नॉर्मल रिएक्शन भी कहां लग रही है, सेंटर से। गलत। क्या लिखवाया है मैंने, पढ़ना जरा। When you place a body on a surface, body applies its weight on. अब ध्यान से देखो इसे, वो पढ़ रही है, आप सभी इधर बोर्ड की तरफ देखेंगे। ये बॉडी है और ये बॉडी रख दी गई है हमने सरफेस पे। अब जरा पढ़ो बेटा। When you place a body on a surface, body applies its weight on the surface. बॉडी अप्लाइड वेट तो सेंटर से लगेगा Yes, sir. और वो नीचे लग रहा है। ये हो गया वेट। चलिए ये लग गया सरफेस पे। इमेजिन करो ये टेबल है, ये बॉक्स रखा हुआ है, तो वेट लग गया एमजी। आगे And in reaction, surface apply the same सब force. सरफेस अप्लाई द सेम फोर्स। भाई कौन अप्लाई कर रहा है फोर्स, सरफेस। तो सेंटर से कैसे लगा रहे हो, वो यहां से लगता है। कहां से लगता है, सरफेस का ये कॉन्टैक्ट है सेंटर से, यहां से लगता है नॉर्मल एक्शन फोर्स। समझ में आया नहीं है? और ये इक्वल है, ये वेट के इक्वल है, और ये क्या हो जाएगा लेस अल्टीमेटली mg। वो लगता है सरफेस से, बट क्योंकि जब वो एक लाइन इसके ऊपर ओवरलैप कर जाती है तो हमें क्या लगता है, अरे वो तो सेंटर से ही लग रहा होगा। नहीं भाई नहीं, मैं खड़ा हूं फ्लोर पे तो फोर्स कहां लग रहा होगा, मेरे पैरों पे, मेरे फुट पे, ना कि मेरे सेंटर से। ठीक है, हम लोगों की जो नाभि होती है वहां से हमारा सेंटर ऑफ मास होता है। तो मतलब मेरा नॉर्मल वेट मेरा कहां से लग रहा होगा, मेरे सेंटर से नीचे की तरफ। बट नॉर्मल रिएक्शन मेरे सेंटर से ऊपर की तरफ नहीं लग रहा। अगर मेरे वो सेंटर से ऊपर की तरफ लग रहा तो मैं तो हवा में उड़ने लग जाऊंगा, सुपरमैन बन जाऊंगा। बट ऐसा नहीं हो रहा। वो कहां लग रहा है, पैरों पे, सरफेस में, जो एक्चुअल कांटेक्ट में। डिफरेंस समझ में आया नहीं है? तो अगर मैं तुम्हें पहले बना के दिखाऊं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहां से लगती है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? और यहां से लगता है वेट नीचे की तरफ। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ, गेट बंद कर दो। सही है? इसे डायग्राम को कॉपी करो फटाफट। इसे मत बनाना, ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। फटाफट से करो। इसके बाद बचेगा कोलिजन फोर्स। नेक्स्ट देखिए कोलिजन फोर्स। कोलिजन फोर्स COLLISION कोलिजन। तो बताओ, ये तो बहुत सिंपल है। किस पे बेस्ड है कोलिजन, टकराव कैसे होता है? When two bodies are in contact. एग्जैक्टली ये आई, इससे टकराई, इसने, इस बॉडी ने, ए बॉडी ने FA लगाया हुआ इधर, Yes, sir. और उसी वक्त बी ने भी FB लगाया हुआ इधर दूसरी तरफ। तब ये कोलिजन फोर्स। When two body, लिखो, when two body collide each other, collide मतलब पता है ना, टकराव। When two body collide each other,
first body apply the force on second body. First body apply the force on second body. लिखा? Yes, sir. At the same time, कॉमा लगा के, at the same time, second body apply the same force. Second body apply the same force. Apply the same force on first body. अब ध्यान से सुनो, एक मोटा बंदा है, पतले बंदे पे टकराव मारा, दोनों में सेम जैसा चेंज देखने को मिलेगा आपको? No, sir. क्यों? फोर्स तो दोनों का सेम था, बट एग्जैक्टली अब सही आ रहे हो। मास ज्यादा है तो उस पर एक्सेलरेशन कम लगेगा, एक्सेलरेशन कम लगेगा तो उस पर वेलोसिटी कम मिली होगी, तो वो हिलेगा कम। बट बेचारा जो हल्का बंदा, इसका मास कम, उस पर तेज फोर्स, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? करते ही ज्यादा, वो तो भाई ऊपर से नीचे तक हिल जाएगा। Are you getting this? फटाफट ये बॉडी बनाओ। ए यहाँ है तो ए से लगने वाला फोर्स इधर होगा, बी से लगने वाला फोर्स इधर होगा, तो एफ बी एफ ए का ध्यान रखना और नाम का ध्यान रखना। हो गया? नेक्स्ट हेडिंग अलग, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फटाफट। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लिख लिया सभी ने? Yes, sir. लिखिए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस इन विच, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस इन विच देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट, सिंपल, in which there is no physical contact। ठीक है भैया? ओके, तीन फोर्सेस आपके सिलेबस में, मैं 5 फोर्सेस के बारे में बताऊंगा जो कि एक ही 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स, और बाकी 2 फोर्सेस होते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि आप 10वीं क्लास में पढ़ोगे। 10वीं में नहीं, 12वीं में एक्चुअल में बहुत डिटेल में आता है। ठीक है? Yes. तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो लिखो फटाफट, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, कभी भी जब हेडिंग लिखते हो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स लिखिए, फटाफट लिखिए इसमें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन two massy bodies, ठीक है? वो फोर्स जो 2 मास वाली बॉडी के बीच में लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बॉडी है मास m1, ये बॉडी है m2, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इनके बीच का अगर डिस्टेंस r है तो इनका फोर्स होता है F इक्वल्स टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। ठीक है? ये ड्राइव कैसे होता है कि वो कहते हैं 2 पॉइंट निकाल के लाए। अब ये जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ है ये हुआ है एक्सपेरिमेंटेशन से, तो ये किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस पे, पहला पॉइंट। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसे क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आपको देखने को मिलेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स में आपको देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा मैग्नेटिक फोर्स में, ये आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस एक लॉ को फॉलो करती हैं विच इज नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है? इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, और जैसे हम सभी जानते हैं जब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। अब भैया ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रहे हैं तो कांस्टेंट का नाम क्या रख दिया? g। अब कोई और कांस्टेंट पढ़ रहे होते वैसे कांस्टेंट को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? तो ये आपका कुछ फॉर्मूला बना। ठीक है? तो क्या देखने को मिलता है? मास बढ़ाओ तो दोनों मास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो भाई न्यूमरेटर में मास बढ़ेगा तो क्या होगा? फोर्स बढ़ेगी,
और r डिस्टेंस बढ़ा दो तो फोर्स घट जाएगा। समझ में आया या नहीं है कि अगर मास बढ़ाओगे तो क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ेगी, और अगर डिस्टेंस आप बढ़ाओगे तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगी, घटेगी। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है कि फटाफट लिखो नीचे, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इसका मतलब क्या है, मास बढ़ाओ तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है, to the product of their masses, product of their masses। ये वाली लाइन लिखो फटाफट, F is directly proportional, ये proportional का साइन होता है आधा कटा हुआ ऐड सा, proportional M1 M2, फटाफट लिख लिया। Yes sir। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसी के नीचे मतलब डाइवर्जन चल रहा है पूरा, ठीक है। फोर्स इज फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ, force follow the inverse square law। inverse square law ब्रैकेट में लिखिए, inverse square law ब्रैकेट में लिखिए, it is inversely proportional to the square of their distance। it is inversely proportional to their square of their distance। कहाँ से लिखवाना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली लिखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। ये वाला पढ़ लिखो, ये वाला पढ़ लिखो फटाफट, ये वाला लिख लिया। Yes sir। फर्स्ट वाले पे फर्स्ट पॉइंट डालना, सेकंड वाले पे सेकंड डालना, ठीक है, डाउन डाउन और फिर लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये लिखो पॉइंट, और फिर ये लिख दो फॉर्मूला, और डिब्बे में डाल दो फॉर्मूला, ठीक है। फोर्स एफ कैपिटल बता के छुट्टियां मैं लिख लिया। Yes sir। अब ध्यान से सुनना एक चीज, मास बढ़ाऊंगा तो फोर्स क्या होगी, बढ़ेगी, और मास घटाऊंगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगी। अब ये फोर्स मास पे डिपेंड करती है। अब ये फोर्स हर एक के बीच में लग रही है, आपके, मेरे, अर्थ के, आपके, सबके बीच में, बट एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो रही। अगर मेरे उसके बीच में लगी तो मेरे और अर्थ के बीच में एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि इसी के प्रेजेंस में अर्थ अपना मेजर रोल प्ले कर रहा है। भाई सीधी बात है, मैं आपको 1 रुपए दूं और वहीं आपको कोई दूसरा बंदा वहां पे 10 करोड़ रुपए दे के बैठा है, तो आपको यस सर पार्टी चेंज, बाय बाय टाटा सी, अब वहां जाओगे भाई, देखो हम सर कहने वाले कोई ना कहने वाला भाई, 1 रुपए के पीछे पूरा हो गए, लेकिन हम जाएंगे 10 करोड़ जो मिल रहा है। तो वही वाली बात है, हमारे बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, ज्यादा 15 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, मान लो 100 न्यूटन मान लो यार, चाहो तो निकाल वही सकते हैं। बट अर्थ के कंपैरेटिव फोर्स कितना है, बहुत कुछ भी नहीं है। तो वो एक्सपीरियंस ही नहीं होता। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? कोई डाउट है तो बताओ इसमें, पक्का? हाँ। So why do these two bodies attract each other? Why two bodies attract each other? Because its nature of this force is always attractive. That's why मैंने वहाँ लिखवाया भी है, it is attractive in nature. अभी आएगा नॉन कॉन्टैक्ट में हम जब दूसरे फोर्सेस को पढ़ेंगे तब आएगा कि वो फोर्स अगर अलग अलग नेचर के होते हैं तो डिपेंड करता है, डिफर करेगा। अभी ये नॉन कॉन्टैक्ट में सबसे वीक फोर्स है। अगर नॉन कॉन्टैक्ट में जो हम सारी फोर्सेस की बात करें तो उनमें सबसे वीकेस्ट फोर्स किया ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स इन द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। लिख लो फटाफट, ठीक है। कल हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ऐसे वाले जिसमें मास को हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे तो फोर्स क्या होगा, डिस्टेंस को आधा कर देंगे तो फोर्स क्या होगा, ठीक है। कल हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, इन क्वेश्चनों से, ठीक है। Yes sir। कोई और डाउट है किसी को? No sir। इट इज ऑल, ठीक है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये भी लिख लो, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर।
ठीक है, अब जो कराया है इसे पढ़ के आना, Yes, sir. ठीक है भाई? Yes, sir. ओके, हर्षित भाई